इको में आज कराना है मुझे सप्लाई। तो पहली बात तो ये जो शब्द है सप्लाई, हमेशा ध्यान रखो जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे और सोचोगे तो प्रोड्यूसर की माइंडसेट से ये कोई चैप्टर सोचना है बेटा, अपने हिसाब से नहीं। अब आप बताओ, लेट से ये फोन है, अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो ये कम बिकेगा ज्यादा बिकेगा? अब ये तुम अपने कंज्यूमर के हिसाब से सोच गए ना, क्योंकि तुम कम खरीदोगे। और प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, मैं इसे ज्यादा बेचूं। तो प्रोड्यूसर की सोच और आपकी सोच बहुत अलग है। तो कभी कभी ये सप्लाई चैप्टर कंफ्यूज करता है। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुट करूंगा, मैं तो क्वेश्चन पुट करूंगा सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आप उसे बोल जाओगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इसमें ध्यान देना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। लेट से पिछले साल का बना हुआ स्टॉक है 5000 यूनिट, करंट ईयर में प्रोडक्शन करा जाता है 20,000 यूनिट का। तो टोटल गुड्स अवेलेबल कितने हो गए? 25,000 यूनिट। एट प्रेजेंट इस कॉमोडिटी का जो मार्केट प्राइस है वो है 200 रुपए पर यूनिट। एट प्रेजेंट इस कॉमोडिटी का मार्केट प्राइस जो है वो क्या है? 200 रुपए पर यूनिट। और एट दिस प्राइस प्रोड्यूसर विशेज टू सेल 15,000 यूनिट। अब यहां पर इतनी सारी यूनिट लिखी है, इन सभी यूनिट में से सप्लाई किसे कहेंगे ये बताओ? 5,000 यूनिट को जो पहले से थी, 20,000 यूनिट जो बनाई, 25,000 यूनिट जो टोटल यूनिट अवेलेबल है, या 15,000 यूनिट जो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है। 25,000 यूनिट को हम कहेंगे सप्लाई। सही है? जितने यूनिट पहले से अवेलेबल हैं लिखो। कितनी यूनिट को सप्लाई कहेंगे? गलत, बिल्कुल लिखकर काटना। इन 15,000 यूनिट को हम सप्लाई कहेंगे जो यूनिट प्रोड्यूसर गिवन मार्केट प्राइस पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बेचता है, लिखकर काट रहा हूं, ये भी बेचने की इच्छा रखता है। इच्छा रखता है। तो सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाई का मतलब सेल नहीं है, सप्लाई का मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई का मतलब है माल बेचने की इच्छा। सही है? क्लियर है बात? तो सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाई का मतलब डिमांड नहीं है, सप्लाई का मतलब सेल नहीं है, सप्लाई का मतलब है विलिंगनेस टू सेल। क्या है इसका मतलब? विलिंगनेस टू सेल। तो सप्लाई जो भी एक प्रोड्यूसर की माल बेचने की इच्छा है, उस इच्छा को कहते हैं सप्लाई। अब वो माल बना हुआ है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूं तो इसके एलिमेंट क्या क्या है? ठीक है? तो एलिमेंट ऑफ सप्लाई की बात करूं तो क्या क्या एलिमेंट है सप्लाई के? पहला
विलिंगनेस टू सेल, सप्लाई यूनिट शुरू की है। दूसरा, एट गिवन मार्केट प्राइस। और तीसरा, ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। पीछे की लाइट खोल देते, इससे तो ज्यादा साफ दिखता। इसे बंद कर दो। आज वो लाऊंगा एक ऊंची वाली टेबल चेयर से। हाँ सही है। अब आ जाते हैं समोसे पर। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, पूरा फैक्टर समोसों से। किसी दिन, जिस दिन जो है ना इसकी वहां की छुट्टी होगी, जल्दी पढ़ाएंगे, उस दिन मंगाएंगे सिंगल की। बोलो। अरे बस मैंने ये बताया था, जो सप्लाई का मतलब होता है माल बेचने की इच्छा। तो जितने भी गुड्स गिवन मार्केट प्राइस पे एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, उसे कुछ सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो तो लिखने के लिए भूमिका बनाता हूं बहुत सारी चीजें लिखकर कि पहचानो इसमें से क्या सप्लाई है। अब आता हूं मेन, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अब इन फैक्टर को दो हिस्सों में बांट रहा हूं मैं। किसकी बुद्धि के हिसाब से सोचना है? प्रोड्यूसर। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। हम कमोडिटी के रूप में समोसा लेकर चल रहे हैं। सारे एग्जाम्पल में उस समोसे के रूप में समझा दूंगा बेटा। और दूसरा है अदर फैक्टर्स। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ जब हम पढ़ते हैं तो हमारी एक एजम्पशन होती है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। क्या? ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। और जब हम अदर फैक्टर पढ़ते हैं, क्या कोई कुछ बोल रहा था अभी? हमारी एजम्पशन होती है प्राइस नहीं, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस तो अदर गुड्स के भी हो सकते हैं ना। कमोडिटी इटसेल्फ रिमेन कांस्टेंट। हाँ जी, पहले फैक्टर की बात करते हैं। एक तरफ लिख रहा हूं प्राइस ऑफ समोसा और एक तरफ लिख रहा हूं क्वांटिटी सप्लाई ऑफ समोसा।
एक बात बताओ, अगर समोसों का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? पहले तो ये बता कम क्यों हो जाएगी भाई? हम चैप्टर डिमांड पढ़ रहे हैं, सप्लाई पढ़ रहे हैं, और सप्लाई का मतलब मैंने क्या बताया था? क्या सप्लाई का मतलब एक्चुअल सेल है? पढ़ो पर क्या है सप्लाई का मतलब। अब तू एक दुकानदार है, जो चीज महंगी बिकती है उसे ज्यादा बेचना चाहेगा, या जो सस्ती बिकती है उसे ज्यादा बेचना चाहेगा? तो फिर तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई पे क्या असर आएगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? और याद रखना, जब जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो उसमें प्लस का साइन लगता है, और इनवर्स रिलेशन हो तो इलास्टिसिटी में कौन सा साइन लगता है? माइनस। मैं 2-3 टॉपिक एक साथ इसलिए जोड़ता हूं, क्वेश्चन घुमाकर भी आए तो कोई ना कोई एक बात से पकड़ में आ जाए आंसर। डायरेक्ट रिलेशन मतलब पॉजिटिव साइन, यानी ईडी ईएस हमेशा क्या आएगी? प्लस में आएगी। कोई डाउट है? थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे तो एमसीक्यू के हिसाब से सोचना है। इसी को बेटा हम लोग कह देते हैं लॉ ऑफ सप्लाई भी। क्या बोल देते हैं इसी को हम? लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? इफ अदर थिंग remain constant, then there is direct relationship between supply of the commodity and its price। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। क्या फर्क पड़ता है, राम सीता या सीताराम? फर्क पड़ता है? हाँ जी सोनाक्षी और शौर्या, बात ना करके इस बात पे ध्यान दो, एमसीक्यू में क्या होता है, जरा से शब्द बदलते हैं ना दिमाग खराब होता है। अभी एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, कैपिटल और फंड, एक शब्द बदलता है तो आंसर बदल जाता, दिखाया था ना। तो ये बेटा ध्यान दिया करो जब मैं ये एमसीक्यू के लिए पढ़ा हूं। ये बताओ मैंने जो लिखा है, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है? एक ही बात है भाई। सप्लाई एंड प्राइस बोल दूं या प्राइस एंड सप्लाई बोल दूं, एक ही बात है। 5 4 जा या 4 5 जा, तो एक बात है, अलग है ये। अब तू गलत बोल दे तो मैं से बता दूंगा, है तो भैया एक ही तो होगा आंसर मेरा, ये गलत है। अब मेरी एक बात सुनो, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इकोनॉमिक पढ़ा रहा हूं। किसी चीज की मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो क्या उसका प्राइस बढ़ जाता है? फिर सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। लेकिन प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। जब जैसे ऐसे समझो, मार्केट में एक ही बर्गर वाला खड़ा होता था ठेले पे, भाई 5 रुपए का बनता था, 15 का बेचता था, और बाकी लोग समोसा बेचते थे, 8 रुपए का बनता था, 10 रुपए का। तो जब देखा बर्गर में प्रॉफिट ज्यादा है तो उन्होंने भी क्या करा, समोसा बेचना बंद करके किस पे आ गए? तो मार्केट में क्या बढ़ गई? जब सप्लाई बढ़ी होगी तो प्राइस बढ़ गया होगा बर्गर का, गिर गया होगा? गिर गया होगा। सप्लाई बढ़ने पे प्राइस गिरता है, पर प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है। तो प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब बताओ, एग्जाम में एमसीक्यू में यही पॉइंट आ जाता तो आप कहते फर्क क्या? पर डिफरेंस। हाँ सुना करो मेरी बात को ध्यान से, इसलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट रिलेशन किस किस के बीच में है?
प्राइस और सप्लाई में। लेकिन सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। सही है। अब आते हैं अदर फैक्टर पे। अदर फैक्टर में पहला फैक्टर है, ये ऊपर वाला वो है ना, मतलब इनवर्स वाला। कौन सा? ये डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। हाँ, ऊपर जो मैंने लिख के काटा है उससे इनवर्स आएगा। हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। हाँ भाई, सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं समोसे की, तो पहले फैक्टर में किसका प्राइस? समोसों का प्राइस। सप्लाई किसकी? समोसे की। जब प्राइस भी और सप्लाई दोनों एक ही कमोडिटी की है, तब वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, क्वांटिटी सप्लाई। नोटिस किया? मैंने केवल सप्लाई नहीं लिखा, वहां क्या वर्ड लिखा है? क्वांटिटी सप्लाई। अब आते हैं अदर फैक्टर। भैया मेरे ठेले पे मैं समोसे बेचता हूं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि समोसे के साथ और भी कुछ बेचूं? अच्छा, रिलेटेड गुड ध्यान है तुम्हें कौन कौन से होते थे? थोड़ा सा 11th में पढ़ाओ, 11th में पढ़ा हुआ, थोड़ा सा ध्यान है। रिलेटेड गुड्स कौन से हुआ करते थे? बताओ, रिलेटेड गुड कौन से हुआ करते थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? जो गुड्स एक दूसरे की जगह यूज हो, जैसे जूते या चप्पल, समोसा या कचौड़ी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गए? जो मतलब नेसेसरी होती है, एक साथ यूज हो, समोसा चटनी, कचौड़ी सब्जी, जूते जुलाब, मोटरसाइकिल पेट्रोल, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब मेरी कचौड़ी की दुकान है और मेरे पास सक्षम आके कहता है कि भैया एक समोसा दे दे, एक कचौड़ी, मैं भगा दूंगा ना? क्यों भाई? सब्स्टिट्यूट है, या तो कचौड़ी ले समोसा, नहीं भगाऊंगा ना? तो याद रखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स वो डिमांड में होते थे, वो सप्लाई में नहीं होते हैं। सप्लाई में नथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री, नथिंग इज सब्स्टिट्यूट। सप्लाई में रिलेटेड गुड का मतलब होता है अदर गुड विच इज सेल बाई सेलर। जैसे मैं समोसे के साथ कचौड़ी भी बेचता हूं, तो मेरे लिए यहां पर रिलेटेड गुड क्या है? कचौड़ी, दैट्स इट। कॉम्प्लीमेंट्री से मुझे मतलब नहीं है, सब्स्टिट्यूट से मुझे मतलब नहीं है। अभी मेरे से कोई आदमी जूते और चप्पल दोनों मांगे, मैं दोनों दूंगा। कोई जीन्स और पैंट मांगे, मैं दोनों दूंगा। तो क्या मैं मना कर दूंगा कि भाई एक लेना पड़ेगा? या फिर कोई जूते मांगे तो कहूंगा मैं नहीं दूंगा जब तक जुराब नहीं खरीदोगे? नहीं ना। तो सप्लायर, प्रोड्यूसर के लिए कोई गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहां पर रिलेटेड गुड्स का मतलब है जस्ट अदर गुड्स विच ए प्रोड्यूसर सेल। अब एक बात बताओ, मैं एक तरफ लिख रहा हूं प्राइस ऑफ समोसा, प्राइस ऑफ कचौड़ी और डिमांड ऑफ समोसा। भैया समोसे का प्राइस पहले 10 रुपए था और 10 ही रुपए है। क्यों? एजम्पशन क्या है? पढ़ो जरा सा फैक्टर के ऊपर कोने में क्या लिखा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस में समोसे का नहीं बदल सकता। कचौड़ी पहले 10 रुपए की थी, अब अगर कचौड़ी का प्राइस बढ़ जाए तो बताओ, डिमांड लिख दिया, सॉरी मैंने क्या लिख दिया? सप्लाई। तो समोसों की सप्लाई पे क्या असर आएगा? क्यों? क्योंकि मैं कचौड़ी बेचना चाहूंगा ना फिर, जिसमें मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। तो क्या होगा? समोसे की सप्लाई, अगर कचौड़ी सस्ती हो जाए तो मैं क्या ज्यादा बेचना चाहूंगा? तो समोसे की सप्लाई। कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको यहां पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में? इनवर्स। कैसा? इनवर्स। और जब रिलेशन इनवर्स है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्या होगी? इनवर्स होगी। क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इनवर्स होगी। सही है। रिलेशन डायरेक्ट तो इलास्टिसिटी प्लस, रिलेशन इनवर्स तो इलास्टिसिटी माइनस। यानी कि आप एक चीज याद रखो, दूसरा आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। क्या? माइनस वाला
मैंने ये बोला बेटा, अगर देखो सुनो, मैं समोसे कचौड़ी दोनों बेचता हूँ। अब अगर कचौड़ी महंगी हो जाए तो मैं दोनों में से क्या ज्यादा बेचना चाहूंगा? कचौड़ी ज्यादा बेचना चाहूंगा, तो यानी जाहिर सी बात है ना, समोसे कम बेचना चाहूंगा, क्योंकि माल तो उतना ही है ना, रॉ मटेरियल तो है ना। अगर कचौड़ी सस्ती हो जाए तो मैं अब क्या बेचना चाहूंगा? तो यानी समोसे की सप्लाई बढ़ जाए। इलास्टिसिटी एक बार डिस्क्राइब कर देना बेटा अभी तो पूरा टॉपिक है, वर्ड नहीं टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल भी कराने हैं, टाइप भी करानी है। ये एमसीक्यू में यूज होगा ना, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन ऐसे आएगा क्वेश्चन इसका कि भाई सीधा सा एक क्वेश्चन आ गया, प्राइस ऑफ द क्या नाम है, पोटैटो राइस, देन सप्लाई ऑफ समोसा बिल इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, ऐसे आंसर है। सही है ना? पहले फैक्टर में कोई डाउट है? शब्दों में तो नहीं लिखना ना, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू के लिए समझना है। अदर फैक्टर में सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट। अब समोसों के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं प्राइस ऑफ आलू, पोटैटो, जो भी बोलते हो आप लोग इसे। हाँ जी, अब आप एक बात बताओ, ये दूसरा फैक्टर है, दूसरा हाँ, प्राइस ऑफ समोसा 10 था, 10 ही रहेगा, क्यों? उसका बस एक ही तो है, अदर फैक्टर हम चेंज कर ही नहीं सकते। हाँ वाला तो एक ही है ना। हाँ, अब दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं प्राइस ऑफ आलू। आलू क्या है? रॉ मटेरियल है, इनपुट है। और दूसरी एक तरफ लिख रहा हूं सप्लाई ऑफ समोसा। अब बताओ, अगर आलू महंगा हो जाएगा, ये एक समोसा महंगा हो जाएगा। भैया मैंने समोसे के प्राइस पूछा या सप्लाई पूछी है? यही दिक्कत है ना, हम लोग क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट ही नहीं कर रहे, वो पूछना क्या चाहता है, फिर एमसीक्यू में गड़बड़ कर देते हैं। ये चीज ध्यान दो। क्या? वो डिमांड कार्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, डिमांड कार्ड पे क्या लिखा है? अरे यार गलती से डिमांड लिख दिया था ना। हाँ जी, अब बताओ, अगर आलू महंगा होगा तो समोसों की सप्लाई पे क्या असर आएगा? आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं। सप्लाई का सीधा संबंध होता है प्रॉफिट से। आप किसी भी ट्रांजैक्शन का रिलेशन प्रॉफिट से जज कर लो और उसके बिहाफ पर आप आंसर दो। अब जैसे पहला फैक्टर की बात करता हूं मैं, अगर समोसा महंगा होता है तो उसमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसलिए सप्लाई बढ़ा रहा हूं। समोसा सस्ता होता है तो उसे बेचने में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? इसलिए सप्लाई कम कर रहा हूं। कैसे बढ़ जाएगा भाई? आपका आउटपुट ज्यादा निकल के आएगा, मतलब क्यों मेरा काय पाएगा? मैं तो बेच रहा हूं, आउटपुट तो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से निकलता है, समोसे के प्राइस से कोई ना आउटपुट निकलता है। भैया मैं प्राइस ऑफ समोसे की बात कर रहा हूँ माऊ जी, मैं प्राइस ऑफ समोसे, फिर से पहले फैक्टर पे पहुंच गया हूँ। भैया अगर आलू महंगा होगा तो समोसे भैया पहले, अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं, पहले मैं पहले फैक्टर पे आ गया वापस। मैं सीधा सा कह रहा हूं, आप केवल प्रॉफिट से लिंक करो और फिर सप्लाई पे आंसर दे दो। प्राइस, समोसा महंगा होगा तो समोसे का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरे लिए कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। समोसे की कीमत मार्केट में कम हो जाए तो मेरा प्रॉफिट समोसों में बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम होगा। तो सप्लाई कम हो जाएगी, खत्म। अदर फैक्टर के पहले फैक्टर पे आते हैं। अब कचौड़ी महंगी होती है तो कंपैरेटिवली समोसे का प्रॉफिट कचौड़ी के कंपैरेटिवली कम होगा, ज्यादा? कचौड़ी महंगी होगी तो मेरे को समोसे पे प्रॉफिट मैं ज्यादा कैसे कमाऊंगा? भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर की बुद्धि से सोचो। तुम खुद समोसे वाले हो, तुम ठेले पे समोसे बेच रहे हो, सोचो ना कि तुम खरीदने वाले हो। बिजनेस के हिसाब से क्या नाम है इस यूनिट का? प्रोड्यूसर। क्या नाम है? प्रोड्यूसर। और क्या लिखा था मैंने सबसे टॉप पे ब्रैकेट में? ये इस टॉपिक में यही तो कंफ्यूजन है। आप एक्चुअल में आपका नेचर क्या है? आप लोग हैं कंज्यूमर। मैं जब भी कोई क्वेश्चन पुट करता हूं, आप किसकी बुद्धि से सोचना शुरू करते हो? उसे कंज्यूमर की। इसलिए आपके आंसर क्या हो रहे हैं बेटा? कंफ्यूजिंग हो रही है। थोड़ी देर के लिए आप समोसे के सेलर बन जाओ, ठीक है, फिर उस हिसाब से आंसर दो। हाँ भाई हीरो, अब बता, तेरे ठेले पर समोसे और कचौड़ी, तू दो चीज बेचता है। अगर कचौड़ी की कीमत बढ़ती है तो तुझे प्रॉफिट ज्यादा किस में मिलेगा?
और समोसा में प्रॉफिट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा कंपैरिजन के रूप में, कंपैरिजन में कम हो जाएगा तो फिर तू समोसे कम बेचना चाहेगा ज्यादा। समोसे कम बेचता है। बस तो ये सीधा सा रीजन है। जब तक आप प्रोड्यूसर माइंडसेट से नहीं सोचोगे, ये चैप्टर आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। रीजन, मैं आपकी गलती भी नहीं मानता, आपका रियल नेचर क्या है, आप हैं कंज्यूमर, कस्टमर, पर आपको ये सोचना किसके माइंडसेट से है, प्रोड्यूसर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया बताओ, अगर आलू महंगा हो जाएगा सप्लाई बढ़ेगी, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, समोसे बेचने में कम हो जाएगा। बढ़ जाएगा। कैसे कम बढ़ जाएगा बे? आलू महंगे खरीदूंगा तो कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी मेरे लिए? वही तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। समोसे का प्राइस तो कांस्टेंट है, बिकेगा 10 रुपए में ही अच्छा है, और बन महंगा रहा है। तो अब अगर आलू सस्ता हो जाए तो समोसे का खर्चा कम आएगा बनाने का, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशन दिख रहा है? और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये मुझे लगा मतलब समोसे का प्राइस। अब तीसरा, अब बस क्या ध्यान देना, किसकी बुद्धि से सोचना है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। इसमें दो चीजें कवर कर रहा हूं, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक सब्सिडी। अब ऐसे समझो, एक समोसे पे कुल मिलाकर जो रॉ मटेरियल लगता है वो लगता है 5 रुपए का, लेबर लगती है 2 रुपए की। अब सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी, जिसे हम टैक्स ऑन प्रोडक्शन कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, और फाइनली समोसा बिकता है 10 रुपए में। अब एक्साइज ड्यूटी है लेट से एट प्रेजेंट 10%, कितनी, 10%, तो 70 पैसे। समोसा बनके कितने में तैयार होता है, अब बेच कितने में रहे हो, तो एट प्रेजेंट प्रॉफिट कितना। अब अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दे, अब मुझे फाइनली कितने का पड़ेगा समोसा बनके तैयार, बेच कितने में सकता हूं, 10, क्योंकि सेल प्राइस क्या मानते हैं, एजम्पशन पढ़ो, पढ़ो एजम्पशन, सेल प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा, अब खुद बताओ, अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा देगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई पे क्या असर आएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर सरकार उल्टा एक्साइज ड्यूटी का रेट कम कर दे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है बेटा, कैसा रिलेशन है, इनवर्स। दूसरी तरफ आप बताओ सब्सिडी। एक सेकंड थोड़ा आराम। सब्सिडी पे डायरेक्ट ये मेरी गाड़ी का नाम नहीं, अर्पित और वो पार्थ सिंह भारद्वाज एक दिन आते हैं एक दिन गायब। लिख लो, मैं जरा इन दोनों के घर पे आज शिकायत भी लगा दूं। भैया आप कुछ नहीं है दोबारा बुला ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना?
अब तो बढ़ा लूं आगे नहीं। अब सब्सिडी क्या होती है बेटा? सब्सिडी हमें सरकार से मिलती है, मदद। अब लेट से सरकार कहती है भैया समोसे तो जो है ना मजदूर आदमियों का भोजन है, सस्ते में उनका पेट भरता है, तो हम चाहते हैं समोसे सस्ते बिके। अब रॉ मटेरियल था 5 रुपए, लेबर थी 2 रुपए, 7 रुपए का समोसा बनता था, तो सरकार कहती थी 10% हमसे सब्सिडी ले लो, छूट ले लो। तो मुझे समोसा कितने का बन के तैयार होता था? और ये मार्केट में इसकी सेल प्राइस फिक्स रखी है कितनी? 10। प्रॉफिट कितना? अब अगर सब्सिडी बढ़ जाए, सरकार के हम 20% सब्सिडी दे रहे हैं तुम्हें, तो अब ये मुझे बनके कितने में तैयार हो रहा है? बिकेगा कितने में? प्रॉफिट कितना? तो बताओ, जब सब्सिडी का रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। बेटा अधिकतर एमसीक्यू इस रिलेशन के बेस पे ही बनेंगे। जो एमसीक्यू हम क्रैक करेंगे ना, वो इस रिलेशन के बेस पे ही क्रैक करेंगे बच्चे। सही है? आगे बढ़े। ये तीसरा फैक्टर बताया था। चौथा, रुक गए, 1 सेकंड कर रहा हूं बेटा, ये लो। बड़े आ गए नहीं अभी? सब्सिडी तो मेन प्राइस होता है, वो कम करती है ना बेटा, वो कंज्यूमर के लिए कम करती है, सेलर के लिए नहीं। सरकार ने मुझसे बोला समोसा 10 रुपए का देना ग्राहक को, मैंने बोला जी मेरा पड़ता ही नहीं था, तो मेरे को तो 12 रुपए का पड़ता है, मैं तो 12 में बेच सकता हूँ। तो सरकार कह रही है 2 रुपए हमसे ले लो, पर सरकार ग्राहक को कितने में देना है तुम्हें? 10 का ही देना। ठीक है। गैस सिलेंडर, वो तो मोदी सरकार ने आके तरीका इसलिए बदला देने का, आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करने का, कि पहले लोग उसके नाम पे गबन करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपके नाम का सिलेंडर बुक कराया, आप कम लेते हो, लिमिट है नहीं, और मैं आपके नाम के सिलेंडर को ब्लैक कर देता था, मुझे मिलता था सब्सिडी वाले रेट पे और मैं आगे बेच देता था विदाउट सब्सिडी। तो सरकार ने कहा भैया जिसका करेक्शन है उसके खाते में पैसे नहीं। ठीक है। पर बेसिकली इसका मेन रोल क्या है? अब जैसे पहले डीजल भी सब्सिडी पे मिलता था, बिजली अब जैसे किसानों को मिलती है सब्सिडी पे, तो क्या होता है? बिजली के रेट कम आते हैं ना उनके लिए, तो बिजली कंपनी अपनी जेब से नहीं देती, सरकार देती है उसका पैसा उन्हें। भाई बिजली कंपनी ने बोल दिया मुझे 5 रुपए यूनिट बेचनी है, मैं क्यों दे दूं फ्री में, मेरी लागत आती है। तो सरकार बोली कि भैया ऐसा किसानों को 2 रुपए दिलवानी है, तू 3 रुपए हमसे ले लिया कर। ये होती है सब्सिडी। सही है। टेक्निक, अब आप कहोगे समोसे में टेक्निक का क्या काम? हाँ जी, टेक्नोलॉजी का मतलब आप क्या समझते हैं? मसाला बदल देना, ये भी टेक्नोलॉजी है। समोसों को कोयले और लकड़ी की जगह गैस में बनाना, ये भी एक टेक्नोलॉजी कहलाएगी। समोसों में स्मोकी फ्लेवर दे देना,
ये भी टेक्नोलॉजी है। समोसों का साइज छोटा कर दूं, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। कैसे समय बढ़ता गया, लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ाई। फॉर एग्जांपल पार्ले जी 10 रुपए का इतने से होते 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 इतना रह गया, बड़ा सा समोसा है ना। तो बेसिकली अगर मैं समोसों का साइज भी बदलता हूं ना बेटा, तो ये भी चेंज इन टेक्निक का ही एक रूप है। अब मैं क्योंकि समोसे से समझा रहा हूं, इस वजह से क्या नाम है, मैं ये वाली टेक्निक का एग्जांपल दे रहा हूं। अदरवाइज आप खुद बताएं, आप लोग जनरली सोच सकते हैं, अगर कोई कंपनी मॉडर्न टेक्निक अपनाती है तो मॉडर्न टेक्निक अपनाने पर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है अगर, तो भैया प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम आउटडेटेड टेक्निक लेकर चलते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है, सप्लाई क्या कर जाती है? गिर जाती है। एक पांचवा, रुक गया भैया, रुक गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, हाँ जी, ये तो थ्योरेटिकली समझाना है। ये तो मुझे थ्योरेटिकली ही समझाना है, ठीक है? समझा दूं क्या भैया? लिखेंगे तो फिर ध्यान के ठीक है लिखो। इसमें मैं डायरेक्ट इनवर्स नहीं लिख सकता क्योंकि ये क्वालिटेटिव नहीं, ये क्वांटिटेटिव नहीं है ना। इसे मैं वैसे मेजर नहीं कर सकता ना परसेंटेज पे, तो इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट इनवर्स नहीं लिखा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म वो भी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, तो उसमें भी डायरेक्ट इनवर्स नहीं लिख सकता। बताओ। हाँ जी, मेरे सामने एक दुकान है स्वाति स्वीट्स, समोसे बेचते हैं, और ये दुकान 25 साल पुरानी है, और एग्जाम्पल के रूप में अभी फिलहाल सभी लोग इसी से समोसे खरीदते हैं, ठीक है। अब मैंने एक नया ठेला लगाया है इनके सामने समोसे का। समोसे का प्राइस यहाँ चल रहा है 10 रुपए, प्राइस बड़ा नहीं है। क्या उसके बावजूद मैं चाहूंगा 10 रुपए में मेरे ज्यादा समोसे बिक जाए भी? क्यों? मेरा मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, मेरा मेन मोटिव है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के बीच में पहुंचना। अगर मैं कस्टमर आज अपने बना लेता हूं या वो मेरे टेस्ट के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उस केस में कल मैं मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाऊंगा। मैं अभी उस जोन में हूं जहां पर मेरा मेन फोकस एस्टेब्लिश करना है अपने आप को, ना कि अर्निंग करना है। तो मैं सप्लाई ज्यादा रखना चाहूंगा, है ना, तो सप्लाई में बढ़ाऊंगा। लेकिन अब सपोज करो मैं 25 साल से समोसे बेच रहा हूँ, ऑलरेडी ग्राहक बने हुए हैं, मार्केट पूरी कैप्चर है। अब मैं समोसे की सप्लाई जानबूझ के हल्की सी कम रखता हूँ, दुकान के आगे भीड़ नजर आए, लोग वेटिंग में दिखे, मैं प्राइस ज्यादा मांग सकूं, तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है इस वक्त? प्रॉफिट करने। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ठीक है। इसे मैं लिखवा नहीं सकता, इसे मैंने ऐसे समझा दिया। सिर्फ मिसलिनियस वेक्टर, भाई जैसे सपोज करो मेरी दुकान में आज 5 लीटर तेल और 200 किलो आलू और 200 किलो मैदा पड़ी है, जिससे समोसे बनते हैं, बिकते हैं। आज मुझे एक न्यूज खबर सुनने को मिलती है कि मोदी सरकार फिर से 10-15 दिन का लॉकडाउन लगाने वाली है, ठीक है, पर फूड और उसकी होम डिलीवरी चालू रहेगी, या लॉकडाउन लगाने वाली है पर मेरे दुकान ऐसी गली में है जहां पर भैया लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ता, लोग घर से आके समोसे खरीद लेते हैं। तो मैं आज के दिन समोसे ज्यादा बेचना चाहूंगा कम, मैं माल बचा के रख लूंगा। कल जब सारी दुकानें बंद होगी तब बेचूंगा ना, अब महंगा ज्यादा रेट पे बेचूंगा, स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। और मिसलेनियस फैक्टर में भाई मेरी दुकान पे सामान पड़ा है, आलू मैदा 5 दिन पुराने हो गए उबले हुए,
हल्की हल्की स्मेल आ रही है, कल तक सड़ जाएंगे, तो मैं क्या चाहूंगा, आज समोसे ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। ठीक है, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी कल चेंज होने वाली है, उस पर भी इफेक्ट करता है कि मैं आज समोसे ज्यादा बेचना चाहूंगा कम। तो बेसिकली कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई पे असर पड़ जाए, वो सब किसमें आ गए, मिसलेनियस फैक्टर्स। ठीक है, पर इसके बेस पे क्वेश्चन आता नहीं है। हेलो, हाँ, मतलब ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं दे दूंगा, दे दूंगा। हाँ जी, अब आता हूं अगले यूनिट पे, अगले क्वेश्चन पे, मतलब यूनिट कह रहा हूं, अगले टॉपिक पे। इसके लॉ ऑफ सप्लाई अब अलग से बढ़ाने की जरूरत है नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई यही थी जो हम ऊपर देख चुके हैं। बस एक चीज नोटिस करना, मैंने लॉ ऑफ सप्लाई पहले फैक्टर में क्वांटिटी सप्लाई लिखा और बाकी जगहों पे केवल क्या लिखा है बेटा, सप्लाई। अब आता हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें से 100% एक से दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब सप्लाई वाले टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलने की जरूरत नहीं है फालतू। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई। अगर आप किसी अकाउंट के टीचर से पूछेंगे क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इंग्लिश से पूछेंगे कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर आप इकोनॉमिक के टीचर से पूछेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, सप्लाई किस कारण से बदलती है। जिन कारणों से सप्लाई बदलती है, हम उन्हें कारणों को क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई कहते हैं। अभी भी पढ़ा,
और फैक्टर हमने दो कैटेगरी में बांटे। भाई मैंने तो दो में बांटे, तुम्हारी बुक वाले क्या करते हैं मुझे उनसे पता नहीं। तो मैंने दो कैटेगरी में बांटे थे इन्हें। पहली कैटेगरी क्या थी? प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। इटसेल्फ। ये दोबारा बनाएंगे। अरे नीचे का सब बदल जाएगा बेटा। और दूसरा क्या था? अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में हमने 5 6 7 अलग अलग छोटे छोटे 3 4 फैक्टर पढ़े अलग अलग, ऐसे ही था। जब हमने पहला फैक्टर पढ़ा तो हमारी अजम्पशन क्या थी? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और जब हम अदर फैक्टर पढ़ते हैं तो हमारी अजम्पशन क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ रिमेन कांस्टेंट। यही है ना। अब आता है असली डिफरेंस दोनों के बीच में। देखो बेटा, व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, तो इसे हम नाम देते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस की वजह से सप्लाई बदलती है तो उसे क्या नाम देते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। दूसरी तरफ व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जब अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बदलती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं चेंज इन सप्लाई। तो अब बताओ, समोसा महंगा हो गया इसलिए सप्लाई बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आलू सस्ते हो गए इसलिए समोसों की सप्लाई बढ़ गई, तो चेंज, इसे बोलेंगे क्या? चेंज इन सप्लाई। कचौड़ी सस्ती हो गई इसलिए समोसों की सप्लाई बढ़ गई, चेंज इन सप्लाई। अब ध्यान से नोटिस करो, मैं जब ऊपर फैक्टर लिखवा रहा था तो मैंने पहले फैक्टर में क्या शब्द लिखा, दूसरे में? सही है, अब समझ में आ गई बात? अबे यार, ये आपने बड़ा और छोटा कॉम्पोनेंट बनाया। ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाएगी और इसे क्या नाम देते हैं हम? क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जब प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ती है तो उसे नाम दिया जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्या नाम दिया जाता है उसे? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन और जब प्राइस गिरने से सप्लाई कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। 100% इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा, 100% गारंटी से। और इसी को क्या कहते देते हैं? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। जबकि अगर अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बदलती है, सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू अदर फैक्टर, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसे कहा जाता है केवल इंक्रीज इन सप्लाई। हाँ भाई,
अगर सप्लाई गिरती है ड्यू टू अदर फैक्टर, तो इसे कहा जाता है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब बताओ प्राइस गिरा, समोसों की सप्लाई कम हो गई, तो क्या कहा जाएगा? डिक्रीज इन सप्लाई। समोसों का प्राइस गिरा, समोसों की सप्लाई कम हो गई। डिक्रीजिंग क्वांटिटी होता है, आलू का प्राइस बढ़ा, समोसों की सप्लाई कम हो गई। एक डिक्रीज इन सप्लाई। अब पहले वाले को, आप पहले वाले शब्द को पकड़ो, कॉन्ट्रैक्शन को, डिक्रीज को मत पकड़ो। वो इसलिए लिखवा दिया, बाय चांस कभी कभी बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन ये लैंग्वेज में चेंज कर दे। अब बेटा इन पहले दो केसेस में, इन केसेस में देयर इज मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व मूव क्यों करता है? ड्यू टू फर्स्ट फैक्टर। इन दोनों केसेस में देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों करता है? ड्यू टू अदर फैक्टर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये सप्लाई कर्व है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव अपवर्ड टू राइट, इसका मतलब होता है एक्सपेंशन। क्या है इसका मतलब? और कॉन्ट्रैक्शन में कम हो रही है, तो मूव डाउनवर्ड टू लेफ्ट। जबकि यहां पर प्राइस कांस्टेंट है, तो सप्लाई अगर बढ़ती है तो उसे कहते हैं शिफ्ट टू राइट। क्या बोलते हैं इसे? शिफ्ट टू राइट, मतलब इंक्रीज। शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब डिक्रीज। लिखो, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अच्छा, अपवर्ड लिखा और कौन सी दो हेलो, हाँ भी आधा घंटा लगेगा। क्या हुआ? होगा बच्चे जी, हाँ अच्छा चल मैं आ रहा हूँ। एक मिनट भी नहीं लगेगा, निकल गए बस। अभी तो कह रहा हूँ ऑफिस टाइम हो गया आपको। ये टॉपिक तो पूरा कर लो। अब इस चैप्टर में बस मैं सुन तो दोस्त, लिख नहीं रहा मैं। तो हमें तो लिखने तो भैया लिखो लिखो। बहुत पेज चल रहे हो। उसमें सप्लाई करना कैसे बना सकता है? अरे भैया तूने सही याद दिला दिया यार। वो मैं भी कंज्यूमर हूं ना, दिमाग तो मेरा भी कभी कभी सब उसकी तरफ चले जाता है। किसकी तरफ? ग्राहक की तरफ। कोई बात अब सुनो, दोबारा बना रहा हूं इसे। मैं भी असल में थोड़ा सा उसकी तरफ चला जाता, मैं एज ए कंज्यूमर ही सोच जाता हूं। ये सप्लाई कर्व है ओरिजिनल। सप्लाई अगर बढ़ती है, लिखूंगा अभी भी शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट मतलब इंक्रीज, और शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब डिक्रीज।
अब ठीक है ना, चलो अब लिख लो। लिखना वही है, शिफ्ट टू राइट शिफ्ट टू लेफ्ट, बस एरो का साइड चेंज हो गया। यह डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, बजाय नीचे आने के। अब मुझे इसमें एक वो और कराना है, बस इलास्टिसिटी सप्लाई हो जाएगा क्लोज। और कल मैं फिर थोड़े से क्वेश्चन भी जोड़ दूंगा, ठीक है, कल क्वेश्चन भी करा दूंगा फिर। चलो